नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। राजस्थान के भरतपुर में जमीन को लेकर विवाद का खूनी अंजाम हुआ। बयान में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर क्रूरता से हत्या कर दी गई। जमीन पर पड़े शख्स पर एक दो बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाया गया। इस दौरान परिवार के लोग चीखते रहे और गांव के दूसरे लोग वीडियो बनाते रहे। वारदात के बाद से गांव में तनाव है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि अड्डा गांव के बहादुर गुजर और अतर सिंह गुजर के बीच पिछले लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों फिर से आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने के साथ पथराव कर दिया। इसमें दोनों पक्षों की महिलाएं भी शामिल थीं। सूचना मिली थी करीब 7:30 बजे के आसपास। गांव अड्डा में दो गुर्जर समुदाय के दो पक्षों में आपस में कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ है। मौके पर एसएचओ, मैं, सीओ और एसएचओ बयाना हम सभी पहुंचे तो वहाँ पता लगा कि दो पक्षों में आपस में बड़ी फाइटिंग हुई है और ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर से नीचे दब गया जिसका नाम नरपत सिंह है। उसकी डेथ हो गई है और इन सभी को हॉस्पिटल में लाए, इनका मेडिकल करा दिया है। जिनको रेफर करना उनको रेफर करवाते हैं और इलाज करा रहे हैं और इनकी FIR लेकर के जैसी भी कार्रवाई होगी जल्दी वो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर चालक आइडेंटिफाई हुआ है क्या? ट्रैक्टर चालक को भी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और उसको पहचान करके जल्दी ही नामजद करेंगे। सर, 5 दिन पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनके दोनों पक्षों के पूर्व में 3 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था। दोनों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें 22 लोगों को पाबंद भी कराया है। लेकिन आज फिर उन्होंने उसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा किया। गांव अड्डा है। सुबह में खेतों पर ट्रैक्टर लेके जा रहा था तो ऊपर से पथराव कर दिया है। उसके बाद में मैं घूम के आया था, जब तक मेरे घर पे चढ़ के आ गए हनुमत सिंह और मुनेश, दिनेश और जनक, बहादुर, ये लोग चढ़ के आ गए। तो चढ़ के आ गए, लठ चलाए ने, लठ चला के और मारपीट करी और मेरे घर वाले भाग के चले गए। मुनेश ने मेरा भाई उठा के ट्रैक्टर के आगे पटक दिया है, पटक के और उस पर आगे पीछे चढ़ा दिया है। उसके बाद में बयाना आ गए, सब बयाना आके और यहाँ हॉस्पिटल आ गए, इलाज करा रहे सब। आपके भाई की लाश कहाँ है? मेरा भाई का नाम है नरपत साहब। उसकी लाश कहाँ पर है? लाश मोचड़ी में रखवा दी है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरतपुर से गोपाल चतुर्वेदी, संवाददाता। गोपाल, सबसे पहले बताइए कि अभी फ्रेश अपडेट क्या है इस पूरे घटनाक्रम पर? बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि राजस्थान में शायद अपने तरह का यह पहला मामला सामने आया है। जिस तरह से बेरहमी के साथ यहाँ पर एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे 8 बार चढ़ा करके हत्या की गई है। शायद मेरे हिसाब से यह एक मतलब वाकया जो है दिल दहलाने वाला मामला है। और यहाँ पर कुछ लोगों को वीडियो बनाते हुए देखना भी कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है कि उन्होंने इस बीच बचाव नहीं किया बल्कि यहाँ पर वीडियो बनाते रहे। ये वाकया वास्तव में राजस्थान को शर्मसार करने वाला है, जिसमें नरपत सिंह जो गिर गया था झगड़े के बीच में, तो वो ही यहाँ पर इसमें इसकी डेथ हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया है शर्मसार करने वाला है। प्रदेशवासियों को कहीं ना कहीं इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे पुलिस को कि जो भी आरोपी यहाँ पे फरार हैं उन्हें शीघ्रता से गिरफ्तार किया जाए। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो जमीन के बीच में विवाद हुआ है जमीन को लेकर के, ये काफी लंबा विवाद चला आ रहा है और यहाँ पर जो दो पक्ष हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए बैठ करके चर्चा करनी चाहिए थी। बहादुर गुजर और अतर सिंह गुजर के बीच में काफी लंबे समय से जो विवाद चल रहा है, तो इसके लिए कोई समाधान नहीं निकालना शायद हो सकता है कि इसके बीच में पुलिस या प्रशासन को भी इसमें आना चाहिए था। तो क्यों नहीं आया, इसकी ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का विषय है और इसके बारे में सरकार और प्रशासन को तत्परता से प्रयास करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो सिर्फ अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं कि जो आरोपी है फरार हैं, तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्रता से गिरफ्तार की जाए। सुनील, बिल्कुल गोपाल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ जगह जगह कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आता है कि इतनी बेरहमी से हत्या करना, कि 8 बार उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, परिवार चीखता रहा, पुकारता रहा, लेकिन बिल्कुल नहीं सुना। बताया जा रहा है कि पहले से ही दोनों परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, रंजिश थी। बिल्कुल, यहाँ पर जमीन को लेकर के विगत लंबे समय से, कई वर्षों से इसमें विवाद चला आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है सभी के लिए हैरान और परेशान करने वाला है। कहीं ना कहीं जमीन को लेकर के इस तरह से बेरहमी से हत्या करना, किसी की और सरेआम हत्या करना, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी को ही बढ़ावा
होता दिख रहा है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इसके लिए आम जन बहुत ज्यादा दोषी हैं, जो कि इस वाकये को होता हुआ देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। और बचाव के लिए कोई भी यहाँ पर व्यक्ति नहीं पहुंचा है, तो ये काफी आम जन के लिए शर्मसार करने वाला मामला है। बिल्कुल, लोग हंसते रहे, वीडियो बनाते रहे, और ये घटना कभी भी किसी के साथ और भी हो सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए, जिन्होंने हैवानियत की, ये हदें पार की, उनको कानून का डर नहीं, सरकार का डर नहीं, सिस्टम का डर नहीं। अब क्या कोई जनप्रतिनिधि परिवार से मिला जिसने अपने बेटे को खोया है? उस परिवार को कोई सांत्वना दी? और उस परिवार का हाल क्या है, कहां इलाज चल रहा है, शव को क्या पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है? सुनील, यहाँ पर विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में राजनीति होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कौन सा राजनेता पहले पहुंच करके सांत्वना देता है। बात सांत्वना की नहीं है, जिस परिवार ने युवक बच्चे को खोया है वो सबसे बड़ी बात है सुनील। इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। राजनीति अपनी जगह है, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है, शायद इसकी भरपाई करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मुआवजा जो है मरहम लगा सकता है, लेकिन उसको उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकता जो कि ऊपर जा चुका है। मैं समझता हूं कि राजनेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, न कि किसी की आर्थिक मदद करना सब कुछ नहीं है। लेकिन दोषियों को किस तरह से सजा दी जाती है, कब जल्दी पकड़ा जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल इसमें निकल कर आ रहे हैं कि दोषियों को कब पकड़ा जाएगा। परिवार का क्या कहना है? जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया, उनका क्या कहना है? वो क्या गुहार लगा रहे हैं कि उनको क्या, किस प्रकार से न्याय चाहिए? जिस तरह से अभी मेरी कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास करना नहीं है, प्रयास करना सब कुछ नहीं होता है। जब मौके पर वहां पर आम जन थे, उन्होंने सूचना दी है, तो पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची, तत्परता के साथ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सबसे बड़ी बात है कि इतने लोगों के बीच में से आरोपी फरार होना, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए थी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है पुलिस कार्रवाई पर। तो नहीं, लेकिन गोपाल, सवाल इस बात का भी खड़ा होता है कि कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद था पहले से ही, और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या इससे पहले भी पुलिस में शिकायत की गई थी कोई विवाद को लेकर? अगर शिकायत की गई थी तो पुलिस ने इस पूरे मसले को क्यों नहीं सुलझा पाया? सुनील, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आजकल जो भी मामले आते हैं वो खुद सुलझाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन के पास इंसान बाद में जाता है, पहले अपनी कार्रवाई करता है। इसमें भी यही शायद मामला सामने आया है कि पहले अपने आप को यहाँ पर इन्होंने झोंका है। कहीं ना कहीं विवाद बढ़ा है, विवाद बढ़ने के बाद जब पुलिस के पास इंसान पहुंचता है, तो मैं समझता हूँ बहुत देर हो चुकी होती है। इस मामले में भी यही हुआ है। गांव में किस प्रकार का माहौल है? जो ये दो परिवार है, कहां पर रहते थे, कितने दूर रहते थे? भरतपुर के बयाना क्षेत्र के अड्डा का ये मामला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जमीनी विवाद दो पक्षों में कभी से चल रहा है, तो इसके लिए जो समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए थी। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से जो प्रशासनिक और समाज के लोग यहाँ पर आगे आए हैं। और मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं कि लाशों के ऊपर राजनीति करना कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में यह एक प्रथा बन चुकी है, और इस मामले में भी यही होगा। और आने वाले समय में बिल्कुल सुनील कि लाशों के ऊपर राजनीति करना यहाँ पर पेशा बन चुका है, और लाशों के ऊपर जो मोटाना है उसको वसूल करने का काम भी अब जारी है। सुशील, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर से एक लड़के को कुचलकर मार दिया गया, पूरा परिवार रोता रहा, जमीनी विवाद बताया जा रहा है। अगली खबर मेरठ से हादसे का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कार फिल्मी अंदाज में कई बार पलटते दिखाई दे रही है। वहीं कार में सवार एक बच्चे की मौत हो गई है, आपको बता दें। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने गाड़ी में से शराब बरामद की है। तो ये मामला मेरठ का बताया जा रहा है। पूरी घटनाक्रम आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, किस प्रकार से फिल्मी अंदाज में कार का ये एक्सीडेंट हुआ है। कार में सवार एक बच्ची की मौत हो गई है, दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गाड़ी से शराब को जब्त किया है। एसएसपी मेरठ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ सादिक खान है, संवाददाता मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सादिक,
क्या कुछ अहम जानकारी इस घटनाक्रम पर निकल कर आ रही, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि रात के समय की घटना बताई जा रही है, जिसमें फिल्मी अंदाज में गाड़ी आती है और पलट जाती है, और बताया जा रहा है कि जब इस गाड़ी की जांच की जाती है तो इस गाड़ी के अंदर से शराब बरामद की जाती है। क्या यह माना जाए जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था उसने शराब पी रखी थी? आप साफ तौर पर ये वीडियो देख सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार में सादिक, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सादिक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस घटना पर फ्रेश इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले ये बताइए। जी बिल्कुल सुनील, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां पर तेज रफ्तार इस स्कॉर्पियो के कहर से एक फुटपाथ पर गुब्बारे बेचने वाले की मौत हो चुकी है। इतनी तेज रफ्तार में ये कार को चला रहे थे कि सामने बैठा एक गुब्बारे बेचने वाला भी इन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच बैठाई है, जिसमें जो गाड़ी में सवार कुछ लोग थे, जिसमें 4 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं और एक लोग जो इसमें गाड़ी चला रहे थे उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले पर जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पुलिस ने अपनी जांच और बढ़ा दी। इस पूरे मामले में कई धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। साथ ही मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान का कहना है कि जो भी आरोपी इस पूरे मामले में है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुनील ये है कि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई नामजद आरोपी नहीं तय किए हैं। जो जितने आरोपी इस पूरे मामले, जितने गाड़ी में सवार लोग थे, सबकी पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्नाव से अपने परिवार का पैर पालने के लिए मेरठ आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इन जैसे शराबी जो शराब के नशे में धुत थे वो उसकी जान ले लेंगे। अब पूरे परिवार में इस टाइम मातम का माहौल है। मेरठ मोर्चरी में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, जिसके बाद सबको शुक्रिया सादिक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां देसी शराब की दुकान के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां से पुलिस ने हत्या के अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। तो गाजीपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। देसी शराब की दुकान के सेल्समैन को गोली मार दी और अपराधियों के लगातार हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से सुशील तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या और अहम जानकारी निकल कर आ रही है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि गुंडागर्दी चरम पर दिखाई दे रही है, अपराधियों के हौसले चरम पर हैं, क्या अहम जानकारी है? पुलिस ने किसी को भी पकड़ा है, कोई सुराग हाथ लगा? जी सुनील जी, सही कहा आपने, लेकिन गाजीपुर जिले में अपराधियों का तो एक खौफ बना है, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और हम सुनील जी आपको ये बताना चाहेंगे कि गाजीपुर जिले के गहमर थाने का ये मामला था, जहाँ पर हथौरा गांव में एक सेल्समैन था, जो कि ये सरकारी ठेके जो होते हैं वहां पर सेल्समैन काम किया करते हैं। और वहां पर ये जो अपराधी थे ये बिहार के रहने वाले हैं, जो गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया। और ये आते हैं और दरवाजा खुलवाते हैं सेल्समैन से और कहते हैं कि मुझे शराब चाहिए। जब सेल्समैन आता है और वो कहता है कि ठीक है हम आपको शराब दे रहे हैं, उसके बाद ये तुरंत सुनील जी अपना तमंचा निकालते हैं और तमंचे से उस पर फायर कर देते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके जो भी पैसे हैं वहां पर सेल्समैन की, उसको लूट लेते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं और मोबाइल भी साथ में ये लुटेरे लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल, पुलिस के हाथों अब कुछ लगा है, सुराग लुटेरों को पकड़ पाया जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है? जी बड़ी कामयाबी मिली। जैसे ही खबर मिली है गाजीपुर जिले को तो हरकत में आती है स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और साथ में प्रभारी निरीक्षक गहमर जुट जाते हैं। जब मुखबिर की सूचना मिलती है तो आनन फानन में पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इन अपराधियों को पकड़ना। और उसके बाद इनको पुलिस जब 2 बजे के करीब पकड़ती है तो उन्होंने अपना जुर्म खुद कबूला है और उन्होंने कहा है कि लगभग 72,000 से ऊपर उनके पास जो पैसे पुलिस ने बरामद किए उसे पुलिस लूटती है। इसके साथ ही स्प्लेंडर बाइक, 2 पहिया वाहन भी पुलिस
कब्जे से लेती है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने तमंचे से फायर किया था, हत्या किया था, एक बड़ी हत्या। सुशील, इस प्रकार की घटना होने के बाद इलाके के लोगों का क्या कहना है, आवाम का कहना है? क्योंकि देखा जाता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और जो कि बहुत सख्त है इस प्रकार की घटनाओं को लेकर, और उसके बाद भी ये घटनाएं हो जाती हैं तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर खड़े होते हैं। सही कहा सुनील जी आपने, पुलिस पे तो ये सवालिया निशान था ही, लेकिन पुलिस कहाँ जाए? हर जगह पुलिस आपकी निगरानी नहीं कर सकती। और यहाँ पर जैसे ही हत्या होती है हरकत में पुलिस आई है और गाजीपुर पुलिस ने लगातार इस पर कार्रवाइयां की हैं। जो गांव के लोग भी थे वहां पर, जब हम लोग गए, जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है और अपराधियों के दांत खट्टे किए हैं पुलिस ने। और गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने भी साफ ये निर्देश दिया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बिहार के रहने वाले हैं, इनकी क्राइम हिस्ट्री को पुलिस खंगाल रही है और पुलिस ने कहा है कि इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनको जेल भेजा गया है और आर्म्स एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी एक जो लुटेरा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस खोजबीन में लगी है। एसपी ने कहा जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। बड़ा वारदात था क्योंकि सेल्समैन की हत्या हो जाती है, बगल के जो गांव थे और वो भी एक ऐसा माहौल सा बन जाता है कि लोग सहन से जाते हैं, क्योंकि सेल्समैन की हत्या हो जाना, उसके बाद इनके, अगर मैं बताऊं जिगरा इनका देखिए कि सेल्समैन को मारते हैं, पैसा लेकर फरार हो जाते हैं, मोबाइल लेकर चले जाते हैं। बगल में ही सुनील जी गामर थाना है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा गांव है गामर, और वहीं पर थाने पर जब पुलिस हरकत में आती है, सूचना मिलती है, उसके बाद 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा भी कि एक जो अभियुक्त है उसको भी पकड़ा जाएगा और इन पर लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। सुशील, लेकिन जिसको इस घटनाक्रम में जिसको मारा गया है वो कहाँ का रहने वाला है? परिवार क्या गुहार लगा रहा है? क्या शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है? हाँ, परिवार को सौंप दिया गया, शव का पोस्टमार्टम भी हुआ और परिवार सदमे में था, क्योंकि जिसके घर का एक चिराग अगर चला जाए तो उस परिवार पर ही वो, भगवान न करे कि किसी को ऐसा हो, लेकिन जब परिवार सदमे में है और परिवार पर बहुत सारे लोग भी गए, परिवार के लोग भी वहां पर थे और भी लोग गए, समाज सेवी भी गए, उन्होंने ढाढ़स भी बताया। लेकिन अब उस सेल्समैन को जिसकी हत्या हुई है उसे तो और दोबारा हम वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन पुलिस ने कहा है इसको बंद किया जाए और लगातार इस पर कार्रवाइयां होंगी। और जो दोषी हैं उनको सुनील जी ये साफ निर्देश है, योगी सरकार ने भी ये साफ निर्देश दिया है। योगी पुलिस का हंटर चल रहा है गाजीपुर जिले में, इनको बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कार्रवाइयां इन पर होगी और की। प्रशासन की तरफ से क्या कोई सांत्वना दी गई है परिवार को? अगर परिवार की हम बात करें तो वहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक थे वहां पर गए, मौके पर वहां पर बात भी किया, उसके साथ साथ सेल्समैन के घर भी लोग गए थे, वहां के जो मालिक थे उससे भी लोग मिले। उसके बाद परिवार सदमे में था, लेकिन वहां पर ढाढ़स भी बढ़ाया गया है और भी जो मदद है वो मदद की जाएगी। और इसके साथ ही जो भी गाजीपुर के एसपी थे या फिर डीएम है आरका अखौरी, उन्होंने भी ये साफ निर्देश दिया है कि जो भी हो सकता है वो मदद की जाएगी जी। और वो लुटेरे, शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए आपका। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता रहे दामोदर यादव ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जमकर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ने और कमलनाथ सरकार गिरने की वजह दिग्विजय सिंह हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने ऐसे टिकट कराए हैं जिसमें रायता फैल जाए। साथ ही कहा कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को 2028 में मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब पाल रहे हैं। वहीं दामोदर यादव ने भाजपा से मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस प्रकार से बयान आ गया, ये तमाम सवालों खड़े करता है। फायर ब्रांड नेता रहे दामोदर यादव का आरोप है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिंधिया के पार्टी छोड़ने की वजह ही दिग्विजय सिंह रहे, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं थे दिग्विजय सिंह। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से लेकर बहुत सारे आरोप खड़े हो रहे हैं और ये बयान जो नेता ने दिया है दिग्विजय सिंह को लेकर। और इस खबर पर हमारे साथ दिनेश यादव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ और अहम जानकारी, क्योंकि जिस प्रकार से ये
बयान निकल कर आया ये सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और दिग्विजय सिंह को लेकर ये बयान दिया गया है। किस प्रकार से कांग्रेस इसको देखती है और उनके बयान को प्रदेश की आवाम कैसे देख रही है? बिल्कुल सुनील, मैं जिस तरह बता दूंगा आपको कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर टिकटों की यहाँ पर मारामारी कर रही दोनों पार्टियों को लेकर। हाल ही में जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो टिकट को लेकर कई लोगों ने यहाँ पर भोपाल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था, उस दौरान कमलनाथ का बयान यहाँ पर सामने आया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो बयान उन्होंने मजाकी अंदाज में दिया था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े यहाँ पर फाड़ो और जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर टिकट कराए हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से दामोदर यादव की तो फायर ब्रांड नेता ही माने जाते हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। जिस तरीके से ये दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट से यहाँ पर लगातार कांग्रेस की टिकट के लिए यहाँ पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इनको दामोदर यादव को यहाँ पर टिकट नहीं दिया और दूसरा जो प्रत्याशी है जो के विधायक है उनको यहाँ पर टिकट दिया। इसी को लेकर दामोदर यादव ने यहाँ पर अपना विरोध जताते हुए यहाँ पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कुछ लोग, कई समर्थक जो दामोदर यादव के हैं, वो पीसीसी भोपाल में पहुंचकर उन्होंने काफी हंगामा और प्रदर्शन किया था टिकट की नाराजगी को लेकर। और इतना ही नहीं कि दिग्विजय सिंह के पोस्टर को साथ यहाँ पर जो है कालिक मालिक यहाँ पर पोस्ट दी थी, इसको लेकर लगातार इन्होंने जो बयान दिया है दामोदर यादव जी ने, इसको लेकर इस पर उससे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टिकटों के मामले में यहाँ पर गंभीर रूप से लेके जा रही है। और दिग्विजय सिंह को लेकर जो उन्होंने निशाना साधा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति को दिग्विजय सिंह यहाँ पर बात किया है, तो अपने बेटे के लिए यहाँ पर जो टिकट उन्होंने बंटवारे करे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का यहाँ पर रायता फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे टिकट दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर कराए हैं। उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट दिलवाया जिससे कांग्रेस के अंदर रायता फैले। प्रदेश की आवाम कैसे देख रही है? कांग्रेस की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट निकल कर आया इस बात पर? बिल्कुल सुनिए, जिस तरह की बात किया है, क्योंकि 2020 के उपचुनाव 2018 में कांग्रेस सरकार यहाँ पर बनी थी, 2020 में ये सरकार गिर गई थी। उस दौरान भी कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पर्दे के पीछे से राजनीति करते हैं। और कांग्रेस के जो विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़ी उन्होंने भी कहा था कि कमलनाथ सरकार हमारी सुन नहीं रही है, कमलनाथ से कोई बात करते तो कहते चलो चलो चलो। इसको लेकर भी तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जारी हुए थे। और बात किया जिस तरीके से आज जो मध्य प्रदेश 2023 के लेकर विधानसभा चुनाव है, तो देश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोधाभास यहाँ पर देखा जा रहा है, टिकटों की दावेदारी को लेकर देखा जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो टिकटों को लेकर जो मारामारी चल रही है, कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी यहाँ पर मारामारी देखी जा रही है। और दामोदर यादव की बात करें हम जिस तरीके से, तो टेपड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए वो दिनेश एक सवाल और निकलकर इसमें सामने आ रहा है। मेरे साथ दामोदर यादव पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दामोदर जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, सबसे पहले स्वागत आपका इंडिया वॉइस में। सवाल मेरा सर आपसे है जी, सवाल सर मेरा आपसे यह है कि जिस प्रकार से ये बयानबाजी आपने दी, स्टेटमेंट आपका आया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से आपके स्टेटमेंट को गलत साबित किया जा रहा है। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह लगातार पार्टी के हितों के लिए काम करते हैं। किस मायने पर आपने स्टेटमेंट दिया? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर दिग्विजय सिंह पार्टी के हित के लिए काम करते होते तो मुझे इसका उत्तर दे दें कि सरकार क्यों गिरी, किसने सिंधिया जी को पार्टी से बाहर भगाया और क्यों सिंधिया को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी बात ये उत्तर दे दें कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ही कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो फिर ये हक पिछड़ों का मध्य प्रदेश में खा कौन रहा है? अगर आबादी के हिसाब से हक देना है तो 126 टिकट पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस में बनते थे, लेकिन टिकट सिर्फ 55 दिए गए। मैं 1.5 महीने पहले से माननीय कमलनाथ जी, माननीय सुरजेवाला जी, माननीय राहुल जी, सभी नेताओं से मैं मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तक मिला, और सबने मुझे आश्वासन दिया कि हमारा जो बयान है वो सिर्फ रैली तक सीमित नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। आप सब पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि राहुल जी दिल्ली में पत्रकार वार्ता में हाथ उठवा रहे थे पत्रकारों के कि बता दो कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं। तो हम आबादी के हिसाब से हम बराबरी करना चाहते हैं, हक देना चाहते हैं। तो वो हक किसने खा लिया? मैं मानता हूं कि ये सारा काम और सारा पार्टी का सत्यानाश करने का काम सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। उन्हीं ने चुनी हुई सरकार गिरवाई है और उन्हीं ने अब जो सरकार कांग्रेस, तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह बीजेपी से मिले हुए हैं? मैं कह सकता हूं,
अब ये प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है मोदी जी जैसी, लेकिन जैसे वो काम कर रहे हैं उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ इसलिए पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो 28 में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सके। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता किसानों का क्षेत्र है, पिछड़ों का क्षेत्र है, दलितों का क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश में 28 हो चाहे 32 हो, पिछड़ा, दलित, आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं ब्रज गोपाल जी, स्वागत है आपका। ब्रज सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अब ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह बीजेपी से मिले हुए हैं और तमाम सवाल आपकी पार्टी पर उठाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में दिग्विजय सिंह मिलकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी से दिग्विजय सिंह मिले हुए हैं, ये तो कोई निराधार बात है। भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएं और वैचारिक रूप से दिग्विजय सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमति नहीं रखते। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी नहीं है, वैचारिक विरोधी है। तो उस बात को तो मैं नकारता हूं, परंतु एक बात बिल्कुल सच है जो आरोप को लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह का रुख अख्तियार कर रखा है पिछले 10-12 दिनों से, उससे ऐसा तो लगता है कि जो कमलनाथ जी ने अपने लड़के नकुलनाथ से टिकट घोषित कराए थे, वो बात कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को चुभी है। और ये जो परिवार के लोगों को एडजस्ट करने की बात थी कि कमलनाथ जी अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं, इस एडजस्टमेंट की ये लड़ाई है दोनों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनका ये कहना है, दामोदर जी का उनका ये कहना है कि इंटरनल सपोर्ट बीजेपी को दे रहे हैं और जो सरकार मध्य प्रदेश में गिरी थी वो दिग्विजय नहीं गिरवाई थी, कमलनाथ की। नहीं, मैं आपसे एक बात और निवेदन करूं पहले कि अपने कुकर्मों से कमलनाथ की सरकार गिरी थी और कांग्रेस के कुकर्मों के कारण ही सरकार वापस नहीं बन सकती है। जनता का रुझान, जनता का मिजाज कांग्रेस के खिलाफ हो चुका है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में संभावनाएं शून्य हो चुकी हैं। तो आपको दिग्विजय जी पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, हमें दिग्विजय सिंह कभी पसंद नहीं आ रहे हैं। बड़ा स्पष्ट कह दूं, जो व्यक्ति महिला विरोधी है, जो व्यक्ति आतंकवादियों का समर्थक है, जो व्यक्ति सनातन विरोधी है, जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का हमारा कोई संबंध हो नहीं सकता है। ये आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। हाँ, उनकी आंतरिक लड़ाई है और उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक बात मगर फिर से कहता हूं, ये सारे लोग मिल जाएं, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये सब मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रज गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।